Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the chapter of demand and recovery under GST. Okay, this is a very important chapter for your exam purpose. Okay, इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 में से क्वेश्चन आता है. So we will be doing all that things in very detailed manner. Okay, so let us begin our discussion with the hierarchy of the officers under GST. Okay, जीएसटी में ऑफिसर का क्या हायरार्की है, क्या पोस्टिंग होता है, वो पहले समझ लेते हैं. उसके बाद ये चैप्टर समझना काफ़ी इजी हो जाएगा. ठीक है, अपील्स का जो चैप्टर है वो भी इस चैप्टर से लिंक्ड रहेगा. डिमांड एंड रिकवरी, अपील्स एंड रिविजन्स. ओके, तो ये दोनों चैप्टर साथ में चलेंगे. अभी हम अगर इसकी बात करें अपना हायरार्की की, सो एट द लोअर लेवल इट कम्स सुपरिटेंडेंट. ओके, क्या आता है? सुपरिटेंडेंट. सुपरिटेंडेंट से हायर लेवल इज डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. ओके, नेक्स्ट इज उनके भी ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, दैट इज डीसीएसी के ऊपर एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर. ओके, एंड इन लोग के भी ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स. ओके, एंड उनके भी ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. ओके, दिस इज द हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स. रिपीटिंग इट वंस अगेन. फर्स्ट वन, दैट इज द लोवेस्ट अथॉरिटी. लोवेस्ट मतलब इनसे भी नीचे होते हैं. स्टेट टैक्स ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, ये सब इनके नीचे आता है. बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो होती है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है. ठीक है, सुपरिटेंडेंट से. सुपरिटेंडेंट इज डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, एंड उसके भी ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. ओके, नाउ दीज आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज? Adjudicating authorities means such authorities who are there to pass any orders. Okay, show cause notice कौन इशू करेगा, ऑर्डर कौन इशू करेगा? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ओके, सबसे पहला जो ऑर्डर्स इशू होता है वो एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है. ओके, उसके बाद उस एडजुडिकेशन ऑर्डर के सामने हम अपील्स फाइल करते हैं. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन अपील्स एंड रिविजन चैप्टर. ओके, बट आई विल गिव सम ग्लिम्स ऑफ दैट चैप्टर हियर. ओके, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें, आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन. देखो यहाँ पर, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेशन अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी competent to pass order or decision under this act. CGST एक्ट, IGST एक्ट या SGST एक्ट, इन एक्ट्स के अंडर डिसीजन पास करने के लिए जो अथॉरिटी कंपिटेंट है उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी. ओके, सो जो शो कॉज नोटिस इशू करेगा, ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर, जो एडजुडिकेशन ऑर्डर होगा वो इशू करेगा. कौन इशू करेगा? सबसे पहला एडजुडिकेशन अथॉरिटी. ओके, अब एडजुडिकेशन अथॉरिटी में क्या नहीं आता है? तो आंसर इज CBIC इज नॉट एडजुडिकेशन अथॉरिटी. रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ऑल अपीलेट अथॉरिटीज, दैट इज अपना कमिश्नर अपील्स, जॉइंट कमिश्नर अपील्स. ओके, उसके ऊपर क्या आता है? GST अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये सारी चीज़ें जो है दे आर नॉट एडजुडिकेशन अथॉरिटी. एंड वन मोर इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ओके, सो अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा वाइट बोर्ड पे, दैट इज द एडजुडिकेशन अथॉरिटीज अंडर GST विच आर competent टू पास द ऑर्डर्स. ओके, अब ये लोग का जो अधिकार है, जो ऑर्डर पास करने का दायरा है, ये कुछ इस तरह से है. इफ द टैक्स इवेजन दैट इज लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और ITC wrongly availed and utilized और इरोनस रिफंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टैक्स इवेजन. अगर CGST का टैक्स इवेजन 10 लाख से कम है, ध्यान देना, CGST का टैक्स इवेजन इज लेस देन ₹10 lakhs, then the competent authority to pass an order for that assessee is superintendent. Okay, superintendent को ऑर्डर पास करना पड़ेगा. ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर का प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है पहले वो समझ लेना. फर्स्ट स्टेप इज टू इशू शो कॉज नोटिस. फर्स्ट स्टेप होगा शो कॉज नोटिस इशू होगा. शो कॉज नोटिस मीन्स क्या? शो कॉज नोटिस मीन्स द प्रॉपर ऑफिसर विल आस्क assessee to show him a cause of not following such treatment. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया है और ऑफिसर को लगता है कि इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो शो कॉज नोटिस में ऑफिसर आपको पूछेगा
कि प्लीज शो अस अ कॉज दैट व्हाई डिडंट यू डिड दिस वे। ओके, आपको ऐसा क्यों हम करने दें, ये हमें आप कॉज बताओ। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज शो कॉज नोटिस। सो शो कॉज नोटिस जो अथॉरिटीज इशू करेंगी वो यही अथॉरिटीज होंगी। ठीक है, अब इन शो कॉज नोटिस पे असेसी रिप्लाई फाइल करता है। क्या करेगा? रिप्लाई फाइल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिप्लाई फाइल करने के बाद एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होता है। ठीक है, एडजुडिकेशन ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होगा। क्लियर? अब ये एडजुडिकेशन ऑर्डर के सामने हम अपील्स में जा सकते हैं अगर हम इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो। क्लियर है? सो इन लॉ देर इज अ टाइम लिमिट टू इशू दिस शो कॉज नोटिस, ऑल्सो देर इज अ टाइम लिमिट टू इशू दिस एडजुडिकेशन ऑर्डर। ओके, अभी ये जो टाइम लिमिट है इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर केस। इफ योर केस इज अदर देन फ्रॉड, then as per section 73 the time limit will be decided, and if your case involves fraud or willful misrepresentation of the facts or suppression of the facts, then as per section 74 the time limit will be considered। okay, ये हम देखेंगे आगे वाले पार्ट में। तो दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहला क्या उसको इशू करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस। अगेंस्ट दैट शो कॉज नोटिस आई हैव टू फाइल रिप्लाई। ओके, रिप्लाई मैं फाइल करूंगा। क्लियर है? रिप्लाई फाइल करने के बाद अगर सामने वाले ऑफिसर को ये सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ये जो एडजुडिकेशन ऑर्डर होगा वो असेसी के फेवर में पास होगा। ठीक है, अगर वो असेसी के फेवर में पास नहीं होता है तो जो एग्रीव्ड असेसी है ही विल मूव अहेड विथ फाइलिंग अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटीज। ओके, समझ में आई बात? तो ये है बेसिक प्रोसीजर। अब ये हम चेक करने वाले कि जो शो कॉज नोटिस है वो कौन सी अथॉरिटी इशू करेगी। हमने हिरार्की सीख ली। ठीक है, अब ये हिरार्की में हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास शो कॉज नोटिस। ठीक है, शो कॉज नोटिस कौन इशू कर सकता है? सो इफ द वैल्यू ऑफ CGST evasion is less than 10 lakhs or IGST evasion is up to rupees 20 lakhs, then the competent authority to pass order is superintendent। ओके, सुपरिटेंडेंट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, शो कॉज नोटिस पास करेगा मतलब इशू करेगा, उसके बाद उसको रिप्लाई होगा एंड वो ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, if CGST evasion is more than 10 lakhs, if is more than 10 lakhs but it is less than, ठीक है, 1 करोड़ से कम है, अप टू 1 CR, मोर देन 10 lakhs बट अप टू 1 CR, और IGST evasion उसका डबल कर दो। ठीक है, मोर देन 20 lakhs, मोर देन 20 lakhs but up to 2 CR, more than 20 lakhs but up to 2 CR, then in that case deputy commissioner or assistant commissioner would be the proper officer, that is the authority to issue show cause notice to the person, and they only will be passing adjudication order। clear है? if ज़्यादा ही बड़े अमाउंट का टैक्स इवेजन है, दैट इज CGST टैक्स इवेजन इज मोर देन 1 करोड़। ठीक है, CGST का टैक्स इवेजन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है या तो फिर IGST का टैक्स इवेजन इज मोर देन 2 करोड़, then in that case additional commissioner or joint commissioner would be the authority who will be passing show cause notice, who will be issuing show cause notice and who will be passing adjudication orders। clear है? so ये authorities है। superintendent less than CGST की बात कर रहे हैं हम लोग। superintendent CGST amount of tax evasion less than 10 lakhs, ठीक है, up to 10 lakhs के लिए superintendent, more than 10 lakh but up to 1 CR deputy commissioner और assistant commissioner, more than 1 CR, ठीक है, देन एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। अगर IGST इवेजन की बात करें तो अप टू 20 lakhs सुपरिटेंडेंट, ओके, मोर देन 20 lakhs बट अप टू 2 CR डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, इफ मोर देन 2 CR देन एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। दिस आर द अथॉरिटीज हु आर रिक्वायर्ड टू पास एडजुडिकेशन ऑर्डर्स। ठीक है, ये लोग शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, असेसी रिप्लाई करेगा। ठीक है, एंड उस रिप्लाई के सामने इन लोग को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करना होगा। क्लियर है? तो ये हुआ अपना हायरार्की। सुपरिटेंडेंट, DCAC, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। So what is the duty of principal chief commissioner? The duty of principal chief commissioner is to supervise the functions of the below officers। okay, वो सिर्फ सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा। क्लियर? अभी इसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। इफ एडजुडिकेशन ऑर्डर इज पास्ड बाय दिस अथॉरिटीज, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी? सुपरिटेंडेंट, DC और असिस्टेंट कमिश्नर। अगर इन तीनों में से किसी ने भी एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया है तो
द रिविजनल अथॉरिटी वुड बी एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, ये वाला, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, वी विल बी लर्निंग इन अपील्स एंड रिविजन। एक आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ। इफ रिविजनल अथॉरिटीज उनको लगता है कि जो भी ऑर्डर इन लोगों ने पास किया, दैट इज सुपरिटेंडेंट, डीसी, एसी ने, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। So this revisional authority, that is additional commissioner or joint commissioner, has the power to revise these orders, okay, revise the orders passed by these three, that is DC, assistant commissioner and superintendent। इन तीनों ने जो भी एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया होगा उनको रिवाइज करने का अथॉरिटी होता है उनके ऊपर वाली अथॉरिटी के पास, दैट इज एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, ओके। नेक्स्ट वन, इफ इन्होंने पास किया है, इसने एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, इन्होंने एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया है, ठीक है। क्यों पास करेंगे ये लोग, जब टैक्स इवेजन 1 CR से ज़्यादा रहेगा तब ये लोग प्रॉपर अथॉरिटीज है, क्लियर है। सो इन दिस केस प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स इज अ रिविजनल अथॉरिटी। सो दिस प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स हैज द अथॉरिटी टू रिवाइज द एडजुडिकेशन ऑर्डर passed by additional commissioner or joint commissioner if they feel that these authorities have passed order against the interest of revenue. I hope this is clear, okay। Next important thing, the orders of revisional authorities, the orders of revisional authorities, ठीक है, जो revisional authorities order पास करेंगे are appealable directly at GST appellate tribunal and not at first appellate authority। I hope this is clear। क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी को अपीलेट अथॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है, दे बोथ आर एट पार। तो रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर्स के सामने अगर असेसी को फाइल करना है अपील, देन ही कैन नॉट फाइल अगेंस्ट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ही हैव टू गो अहेड, दैट इज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में पास अपील फाइल करना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज, अभी हम बात करने वाले हैं अपील्स के बारे में, नॉर्मल अपील्स, ठीक है, ये हमने रिविजनल अथॉरिटी सीखा। नाउ वी विल बी सीइंग अपील्स। अब अगर सुप्रिटेंडेंट ने या तो फिर डेप्यूटी कमिश्नर या तो असिस्टेंट कमिश्नर, इन लोगों ने एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया एंड असेसी इज अग्रीव्ड फॉर दिस ऑर्डर, ठीक है, तो ये कहाँ पर अपील फाइल करेगा, ही विल बी फाइलिंग अपील बिफोर जॉइंट कमिश्नर अपील्स और एडिशनल कमिश्नर अपील्स। आई होप दिस इज क्लियर, फ्लो समझ में आ रहा है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, शो कॉज नोटिस, सुप्रिटेंडेंट शो कॉज नोटिस इशू करेगा, उसके बाद वो रिप्लाई करेगा असेसी, ठीक है, फिर असेसी के रिप्लाई के पढ़ के वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। इफ he is satisfied with the order, if assessee is satisfied with the order, then okay। if assessee is not satisfied with the order, he will file appeal against the order passed by superintendent before joint commissioner appeals or additional commissioner appeals, okay। ये पार्ट हम लोग अपील्स एंड रिविजन्स में भी देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ओवर हियर, okay। if adjudication order is passed by deputy commissioner or assistant commissioner and the taxable person or that assessee is not happy with that order, not satisfied, then he will be filing appeal before joint commissioner appeals और additional commissioner appeals, ठीक है। ये लोग ना joint commissioner additional commissioner नहीं है, ध्यान देना, they are appellate authorities, these are adjudication authorities, ठीक है, दो अलग authorities, adjudication authorities and appellate authorities। so appeal shall be filed before appellate authorities, okay। so if DC and AC are passing order, adjudication order, then appeal shall be filed before joint commissioner appeals, not joint commissioner, joint commissioner appeals or additional commissioner appeals, clear। if adjudication authorities are additional commissioner और joint commissioner, ध्यान देना, अगर additional commissioner या तो फिर joint commissioner ने ऑर्डर पास किया हुआ है, ठीक है, एडजुडिकेशन ऑर्डर, देन अपील हम किसके सामने फाइल करेंगे, किसके पास फाइल करेंगे, सो आंसर इज कमिश्नर अपील्स, ठीक है, हम कमिश्नर अपील्स के सामने हमारा अपील फाइल करेंगे इफ आई एम अग्रीव्ड विद द ऑर्डर्स पास्ड बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो दिस इज द बेसिक हायरार्की। नाउ वी विल बी लर्निंग सेक्शन 73, 74, 75, 76 जो डिमांड रिकवरी के जो प्रोविजंस है वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। एक बार वापस से मैं क्विक रिकैप कर लेता हूँ। व्हाट इज द हायरार्की, सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, उसके भी ऊपर
प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, एंड उसके भी ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ओके, नाउ दिस आर द एडजुडिकेशन अथॉरिटीज। ये लोग ऑर्डर्स पास करेंगे। सो ऑर्डर पास करने के लिए डायरेक्टली आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आपको सबसे पहला शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। उसमें आपको पूछना पड़ेगा कि भाई असेसी, वाई यू आर फॉलोइंग दिस एंड प्लीज शो अस अ कॉज दैट वाई शुड यू बी अलाउड टू डू दिस वे। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है, ये आप हमें कॉज बताओ कि वाई। ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू किया। अब उस शो कॉज नोटिस का क्या करेगा असेसी, रिप्लाई फाइल करेगा। ठीक है, रिप्लाई फाइल करने के बाद एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होगा। क्लियर है, यही अथॉरिटीज एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेंगी, एंड इस एडजुडिकेशन ऑर्डर के सामने हमें अपील फाइल करना होता है। क्लियर है, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एडजुडिकेशन ऑर्डर आई विल फाइल अपील, आई विल गो फॉर अपील। ओके, अभी अगर मेरा एडजुडिकेशन ऑर्डर जो पास किया हुआ अथॉरिटी है सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, देन आई विल फाइल अपील बिफोर जॉइंट कमिश्नर अपील्स or additional commissioner appeals. Okay, if my adjudication authority is additional commissioner or joint commissioner, then I will file appeals before commissioner appeals. I hope this is clear. Okay, अभी कौन से केसेस में ये लोग ऑथोराइज्ड है टू पास शो कॉज, टू इशू शो कॉज नोटिस और टू पास एडजुडिकेशन ऑर्डर्स? whenever a CGST tax evasion is less than rupees 10 lakh, that is up to rupees 10 lakhs, then superintendent will issue show cause notice. Okay, if it is more than 10 lakhs but up to 1 cr, then deputy commissioner or assistant commissioner. If it is more than 1 cr, then additional commissioner और joint commissioner. IGST के लिए ये लिमिट्स डबल हो जाएंगी। क्लियर है, नाउ एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने अगर ऑर्डर पास किया है असेसी के फेवर में, ओके, रेवेन्यू के अगेंस्ट, दैट इज असेसी के फेवर में, एंड इफ रिविजनल अथॉरिटी थिंक्स कि भाई ये ऑर्डर इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, so revisional authority has the power to revise the orders passed by his subordinate, that is adjudication authorities. So if adjudication authority is deputy commissioner, assistant commissioner or superintendent, okay, then in that case the revisional authority would be additional commissioner or joint commissioner. Okay, if adjudication authority are additional commissioner or joint commissioner, then the revisional authority would be principal commissioner or commissioner of central tax. I hope this is clear. Okay, so here we have completed with the hierarchy of GST officers. Now we will be learning section 73, 74 and so on, the chapters of demand and recovery. Okay, now you are very well versed with the terms adjudication. Okay, अब जैसे भी मैंने आपको बोला था शो कॉज नोटिस पास, शो कॉज नोटिस हमें पहले इशू करना पड़ता है। क्लियर है, अब शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? अगर सेक्शन 73 वाला केस है, सेक्शन 73 मीन्स व्हाट? सेक्शन 73 मीन्स आपने अदर देन फ्रॉड वाला केस है आपका। ठीक है, मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। ओके, आपने विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं किया है। ठीक है, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं किया, इट इज़ अदर देन फ्रॉड केस। so when there is a case of other than fraud, the time limit to issue show cause notice is 2 years 9 months from the due date of furnishing annual return to which such tax evasion relates. Okay, for example, I consider FY 2018-19. Okay, what is the due date of annual return of 18-19? ठीक है, assuming the extended due date that is 31st December 2020. I hope this is the due date. ठीक है, extended due date. अब इस ड्यू डेट से लेकर के 2 years 9 months आपको कैलकुलेट करना है, दैट कम्स टू 30th September 2022. ठीक है, सो द प्रॉपर अथॉरिटी, दैट इज अगर 10 लाख से कम है, 10 लाख टू 1 करोड़, मोर देन 1 CR, जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है उसको शो कॉज नोटिस कब तक इशू करना है? सो ही हैज़ टू इशू शो कॉज नोटिस अप टू दिस पीरियड। क्लियर है, समझ में बात? So up to 2 years and 9 months show cause notice shall be issued. Clear है, अभी ये show cause notice issue हुआ, then assessee will be filing reply to this show cause notice, and on filing of the reply the adjudication authority is required to pass adjudication order within next 3 months. ठीक है, in simple words adjudication shall be completed within 3 years. Adjudication shall be completed within 3 years from the due date of annual return. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2020 है बरो. सो वेन ये 3 साल कब खत्म होने वाले? 31 दिसंबर 2023. ओके, सॉरी यहाँ पर 2023 होना चाहिए. शो कॉज नोटिस पास करने का टाइम लिमिट इज 2 years 9 months. So 2 years 9 months are ending on 30th September 2023. Okay. The final adjudication shall be completed by 31st December 2023 if it is a non-fraud case. Clear है? However, if there is a fraud case, that is section 74, it is attracting, that is tax evasion on account of reasons of fraud, willful misstatement or suppression of facts. So in this case, time limit to issue show cause notice is 4 years 6 months. 4 years 6 months. Okay. अभी अगर समझो 1819 का केस है, that is 31st December 2020 was the due date to file annual return. Okay. So till when a proper officer can issue show cause notice under section 74? So answer is 4 years 9 months. So 31st December, sorry 31st, तो 30 days होता है. तो 30th June 2025. 30th June 2025 is the upper time limit, that is maximum time limit for any authority to issue show cause notice under section 74. Okay. सेक्शन 74 में अगर आपको नोटिस इशू करना है, शो कॉज नोटिस, देन व्हाट इज द टाइम लिमिट? 4 years 6 months. इफ इट इज सेक्शन 73 2 years 9 months. ओके, कहाँ से 2 years 9 months एंड 4 years 6 months कैलकुलेट करना है आपको? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. ओके, what is the time limit to complete adjudication under section 73? It is 3 years from due date of filing annual return. For section 74, it is 5 years from due date of filing annual return. Okay, I hope this is clear now. Now we will speak on the penalties. ठीक है, पेनल्टी का जो प्रोविजंस है वो कब अट्रैक्ट होगा एंड कब अट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस प्रोविजन इन एग्जाम्स. ओके, if you are paying taxes, ध्यान देना, we are talking about penalty, but if you are paying taxes before issuance of show cause notice and the case is of section 73, first we will cover section 73 and then we will go for section 74. okay, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला शो कॉज नोटिस इशू होगा. ठीक है, उसके बाद ऑर्डर पास होगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर. इफ यू आर पेइंग बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, अगर आप सेक्शन 73 में आपको पता चल जाता है टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, एंड आपने शो कॉज नोटिस के पहले टैक्स का भुगतान कर दिया, टैक्स आपने डिपॉजिट कर दिया, देन नो पेनल्टी विल बी इशूड. ठीक है, नो पेनल्टी विल बी लेविड, नो शो कॉज नोटिस विल बी इशूड एंड द प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड. क्लियर है? इफ टैक्स इज पेड बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस. ओके, नाउ अ क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड कि शो कॉज नोटिस इशू किया ही नहीं है. ठीक है, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि इतना मेरा टैक्स आ रहा है? ठीक है, तो इन दिस केस द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ टू इशू अ समरी. ठीक है, समरी एक इशू करना पड़ेगा, कम्युनिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ ड्यूज पेबल. ठीक है, DRC 01A, दिस इज द फॉर्म. इसमें आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं शो कॉज नोटिस इशू अब तक नहीं किया है, बट इतना इतना आपको डिटेल्स आ रहा है भरने का. इफ़ यू आर रेडी टू पे, प्लीज़ पे इट. क्लियर है? अगर आप पे कर देते हो तो वो शो कॉज नोटिस ही इशू नहीं करेगा. समझ में आ रही है बात? तो DRC 01A विल बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर. ओके, जो आपको बताएगा कि कितना आपको भरने आ रहा है. DRC 01A विल बी सर्व्ड बिफोर इशूइंग शो कॉज नोटिस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो जैसे ही उसने आपको कम्युनिकेट किया कि भाई ये टैक्स पेबल आ रहा है एंड आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ सेक्शन 73. क्लियर है? नेक्स्ट इज शो कॉज नोटिस तो इशू हो चुका है अभी. ठीक है, आपने सपोजिंगली पेमेंट नहीं किया, हम सेक्शन 73 की बात कर रहे हैं अब तक. क्लियर है? सेक्शन 74 पे हम गए नहीं है. इन केस ऑफ सेक्शन 73, इफ यू आर गेटिंग शो कॉज नोटिस and you are paying taxes within 30 days of that show cause notice, then also proceedings will be deemed to be concluded and no penalty will be levied in this case. I hope this is clear. Okay, नेक्स्ट, शो कॉज नोटिस इशू हो गया, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया. क्लियर, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो अभी प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ऑर्डर इशू करेगा. कौन सा ऑर्डर? एडजुडिकेशन ऑर्डर. ठीक है, एंड आपने उस ऑर्डर के 30 days में पेमेंट किया.
ध्यान देना, ऑर्डर के 30 डेज में पेमेंट किया, नॉट शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के 30 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए उसको ऑर्डर इशू करना पड़ा। एंड उसने जैसे ही ऑर्डर इशू किया, आपने 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, या तो 30 डेज के बाद किया, जैसे भी। In that case, the penalty will be 10% of tax or 10,000, whichever is higher. I hope this is clear. Okay. If you are paying tax liability within 30 days of issuance of order or after 30 days of issuance of order, then in that case, the penalty will be levied at the rate of 10% of tax or rupees 10,000, whichever is higher. I hope this is clear. Section 73 का केस है ये। Before SCN and within 30 days from SCN, अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो तो नो पेनल्टी। If you are paying within 30 days of order or after 30 days of order, then in that case 10% of tax or 10,000, whichever is higher, will be the penalty levied upon you. Okay. Here we complete with the penalty under section 73. Now let us understand the penal provisions under section 74. Okay. Now in case of section 74, you have to remember four percentage: 15, 25, 50, 100. क्या बोला मैंने वापस से? 15, 25, 50, 100. 15, 15, that is 15, 25, 50, 100. What is this 15, 25, 50, 100? If you are paying before issuance of show cause notice, section 74 is for fraud cases. Huh? If you are paying before show cause notice, then you will be liable to pay penalty at the rate of 15% of tax. Okay. अगर आपने शो कॉज नोटिस के पहले पेमेंट किया टैक्स का अंडर सेक्शन 74, then the penalty will be levied at the rate of 15% of tax. Okay. शो कॉज नोटिस के पहले नहीं किया, शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया, then 25% of tax will be the penalty levied upon you. क्लियर है? अगर शो कॉज नोटिस के 30 डेज में भी नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया, then 50% of the tax amount would be the penalty levied. Okay. 30 डेज के अंदर अंदर नहीं किया, ऑर्डर के 30 डेज के अंदर नहीं किया, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? आफ्टर 30 डेज ऑफ ऑर्डर टैक्स का डिपॉजिट किया, then 100% of the tax amount would be the penalty. I hope this is clear. Okay, समझ में? So these are the penalty provisions for section 73 and 74. Here. Now let us understand some important points of section 73, 74. ये हमने ऑलरेडी चेक किया। फर्स्ट पॉइंट, शो कॉज नोटिस पहले इशू करना है, उसके बाद डिमांड के लिए डिमांड रिकवरी के लिए ऑर्डर पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शो कॉज नोटिस का समरी जो होता है वो DRC 01 में ऑफिसर को देना होगा। नेक्स्ट, इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट इफ अ पर्सन हैज़ सेल्फ असेस्ड इट्स टैक्स लायबिलिटी, अगर किसी पर्सन ने सेल्फ असेस किया है खुद का लायबिलिटी एंड उसने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, ध्यान देना, इफ़ ही हैज़ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी, मतलब मैं खुद ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरा इतना लायबिलिटी है और मैंने उसको 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, देन अगर मैं शो कॉज नोटिस के पहले भी पेमेंट करता हूँ या विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस भी पेमेंट करता हूँ, देन ऑल्सो आई विल बी लायबल टू पे पेनल्टी। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या था सेक्शन 73 में, शो कॉज के पहले अगर पेमेंट किया तो नो पेनल्टी, शो कॉज के 30 डेज में पेमेंट किया तो नो पेनल्टी। क्लियर? बट इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स this relaxation is not available. In case of self-assessed non-payment of tax, a compulsory, that is mandatory penalty will be levied. Mandatory penalty will be levied at the rate of 10% of tax or 10,000, whichever is higher. Okay, even if you are paying before issuance of show cause notice or within 30 days of issuance of show cause notice. Clear? The provisions of section 73(11) can invoked only when section 73 is invoked. ये हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ। ओके, ये जो मैंने सेल्फ असेस टैक्स का बताया ना आपको, वही है ये वाला। ओके, जनरल पेनल्टी कैन बी लेविड अंडर सेक्शन 125, which is 25,000, 25,000. Okay. If demand is raised and it is not paid within 3 months of order, okay, if demand is raised and it is not paid within 3 months of the order, not show cause notice, very important point. प्रॉपर ऑफिसर ने आपके नाम पर शो कॉज नोटिस इशू किया, ठीक है, आपको शो कॉज नोटिस इशू, आपने रिप्लाई किया, उस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। अब उस ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है कि यू आर लायबल टू पे ₹10 lakhs, ओके, यू आर लायबल टू पे ₹10 lakhs, मीन्स दिस इज अ डिमांड। ओके, ये डिमांड कर रहा है ऑफिसर। सो नाउ यू कैन प्रेफर अपील विद इन 3 months, ठीक है।
अगर 3 महीने में आप अपील नहीं करते हो, आप अपील का जो राइट है आपका वो एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दोज 3 मंथ्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सप्रेशन का मीनिंग, इट इज़ नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को छुपाते हो, कंसील करते हो जो आपको डिक्लेयर करना चाहिए था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट वन, इफ सप्लायर इज मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 74 देन आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल टू रिसिपिएंट। ये हमने आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन 73 74। these form numbers are not very important from exam perspective, so we are not doing it. Okay, this we have already seen. Shall issue show cause notice, show cause notice and adjudication order इशू करने का राइट इसको है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया इंट्रोडक्शन के टाइम पर। ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर ऑफिसर सीजीए, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी वुड बी द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेक्शन 76, सेक्शन 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, अब कभी कभार क्या होता है कि आप लोग टैक्स का कलेक्शन कर लेते हो जबकि वो करना नहीं चाहिए था आपको, ठीक है। या आपने किसी भी कारणवश अगर टैक्स का कलेक्शन किया हुआ है देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे फोर्थविथ, मतलब इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। अगर आप इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करते हो देन प्रॉपर ऑफिसर विल बी इशूइंग यू अ शो कॉज नोटिस, ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। क्लियर है? एंड फाइनल स्पीकिंग ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में ये लिखा होगा कि क्यों हम आपसे ये टैक्स की रिकवरी ना करें, प्लीज़ शो अस अ कॉज। ओके, आपको वहाँ पर रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो या जो भी आपने रिप्लाई किया इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री देन प्रॉपर ऑफिसर विल इशू अ ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड टैक्स को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने सेक्शन 122 देख लिया है पहले ही, मतलब आपका रीडिंग हो चुका है जीएसटी का, आपने सेक्शन 122 देख लिया है। सेक्शन 122 में एक पेनल्टी है जो कहती है कि अगर आप 3 मंथ्स फ्रॉम कलेक्शन पेमेंट नहीं करते हो देन यू विल बी लायबल टू पे पेनल्टी। ओके, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हो टैक्स का देन अ शो कॉज नोटिस विल बी इशूड एंड पेनल्टी विल बी लेविड। ओके, सो इसमें डिफरेंस क्या है? सो आंसर इज शाल और मे का डिफरेंस है। सेक्शन 122 में क्या लिखा है? शाल। ओके, मतलब अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है देन पेनल्टी शाल बी लेविड, पेनल्टी लगेगा ही, ठीक है। हाउएवर इफ it is a case of section 76 then officer may issue a SCN and recover penalty as per notice, ठीक है। शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, में लिखा हुआ है, ठीक है। पर अगर 3 महीना एक्सीड हो जाता है तो पेनल्टी तो पक्का लगेगा, इंटरेस्ट तो इन एनी केस लगने ही वाला है। क्लियर? नेक्स्ट वन, सेक्शन 77, सेक्शन 77 इज फॉर रॉन्ग कलेक्शन ऑफ टैक्स और एंड रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपको लगता है कि कोई सप्लाई इंटर स्टेट था, ठीक है, आपको IGST पे करना चाहिए था, however you have collected CGST SGST and you have paid it to the government, okay, instead of IGST, then what you can do, you can pay IGST, okay, and claim refund of wrong tax paid, that is CGST SGST, कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा एंड वाइस वर्सा सिचुएशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? रॉन्ग टैक्स पेमेंट आपने जो किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 54। ऑल्सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, रूल 92 सब रूल 1 है, ठीक है, जो मोड ऑफ पेमेंट था उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रॉन्ग टैक्स का पेमेंट 50% थ्रू ITC किया, 50% थ्रू कैश लेजर किया, ओके, तो आपको रिफंड भी उसी तरीके से मिलेगा। 50% वुड बी रिक्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, 50% वुड बी हिट टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नेक्स्ट इज रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू हुआ है, डिमांड का नोटिस इशू हो चुका है, ठीक है, देन इन दैट केस अगर आप 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं करते हो या 3 मंथ्स में आप अपील में नहीं जाते हो देन इन दैट केस रिकवरी प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स? रिकवरी प्रोसीडिंग्स मीन्स द अमाउंट ऑफ डिमांड वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम यू फोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली आपसे रिकवर किया जाएगा क्योंकि आप पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। So let us understand what are the modes of
रिकवरी। रिकवरी करने के क्या मोड्स हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ डिडक्शन आउट ऑफ मनी ओविंग टू डिफॉल्टर। ओके, जो कोई आपको पैसा देना बाकी है, ठीक है, उससे आप पैसा डायरेक्टली ले लो, प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्टली उन्हीं से पैसा ले लेगा। नेक्स्ट वन इज डिटेनिंग एंड सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर अंडर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को बेच देगा आपके एंड पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गार्निशी प्रोसीडिंग्स। डायरेक्टली आप उस पर्सन से ले सकते हो जो आपको पेएबल था, क्लियर है। नेक्स्ट इज कलेक्शन बाय डिटेंशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप किसी भी मूवेबल या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हो, ठीक है, एंड आपको एक नोटिस इशू होगा कि आप इतने दिनों में पेमेंट करो। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम उस प्रॉपर्टी को बेच कर अपने पेमेंट ऑफ टैक्सेस का रिकवरी कर लेंगे। रिकवरी एज लैंड रेवेन्यू, रिकवरी एज अ फाइन इम्पोज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, रिकवरी थ्रू श्योरिटी फॉर द अमाउंट ऑफ ड्यू बाय डिफॉल्टर, रिकवरी फ्रॉम कंपनी इन लिक्विडेशन, ठीक है। इन लोगों से पूरा रिकवरी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट सिस्टम, अब ये इंस्टॉल जो होता है वो 24 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। एंड देर आर फ्यू केसेस इन विच दिस इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल। वॉट आर दोज केसेस वी विल बी लर्निंग नाउ। दिस सेक्शन परमिट्स अ टैक्सेबल पर्सन टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, दैट इज डिमांड रेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल्फ असेस्ड टैक्स। ओके, जो टैक्स आप कलेक्ट कर चुके हो अपने रिसिपिएंट से, उस टैक्स के लिए ये इंस्टॉलमेंट का सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो ये इंस्टॉलमेंट का सिस्टम किस टैक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इट इज़ डिमांड रेस्ड, ठीक है। सेक्शन 73 और 74, इन इन सेक्शंस में जो भी डिमांड रेज होता है उसका पेमेंट आप 24 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो ऑन एन एप्लीकेशन, ठीक है। आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा टू अवेल दिस फैसिलिटी। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट वन हमने ऑलरेडी देखा, सेल्फ असेस टैक्स। अगर आपने रिटर्न्स में वो टैक्स है कि हमें ये टैक्स पेएबल है, तो इन दैट केस यू कैनॉट पे थ्रू इंस्टॉलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी डिफॉल्टर अंडर जीएसटी एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन होम रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड। अगर आपके सामने रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है, देन यू कैन नॉट पे टैक्सेस अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड ऑर्डर इशू होने के 3 महीने तक आपको ये फैसिलिटी अवेल करना है। अगर आप 3 महीने में ये फैसिलिटी अवेल नहीं करते हो तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होगा, एंड जैसे ही रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होगा तो आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर पेमेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग में आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सिस्टम रिजेक्ट हुआ है, देन यू कैन नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इज अमाउंट पेबल इज लेस देन ₹25,000, 25,000 से कम का अमाउंट आप उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम मांग रहे हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ सम नोट्स। इंटरेस्ट तो पेबल रहेगा स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। सेक्शन 50 का इंस्टॉलमेंट, सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट है दैट इज 18%, दैट विल बी एप्लीकेबल इंस्टॉलमेंट सिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम विच दैट टैक्स वॉज ड्यू टिल इट इज पेड। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ डिफॉल्ट ऑकर्स इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट आप ओवर ड्यू कर लेते हो, बाउंस कर जाते हो, देन पूरा का पूरा अमाउंट आपको फोर्थ विथ पेमेंट करना पड़ेगा, तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट? प्रोविजनल अटैचमेंट मीन्स सीजिंग ऑफ योर बैंक अकाउंट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, क्लियर है। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट होता है वो क्यों करते हैं, तो प्रोविजनल अटैचमेंट कब करते हैं एंड क्यों करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। whenever a proper officer feels that he should protect the interest of government, ठीक है, protect the interest of revenue, in that case वो provisionally attach कर सकता है, क्लियर है। provisional attachment is only possible during the pendency of the proceedings, ठीक है। प्रोसीडिंग आपका पेंडिंग है तो ही प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। कौन से सेक्शंस में पेंडिंग होना चाहिए? 62, 63, 64, 67, 73, 74। 62 स्टैंड्स फॉर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, ठीक है। नॉन फाइलर्स मतलब कौन से रिटर्न का नॉन फाइलर्स? GSTR 3B, GSTR 3 एंड GSTR 10। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 63, दैट इज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट, दैट इज प्रोटेक्टिव असेसमेंट। सेक्शन 67 दैट इज इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। सेक्शन 73 दैट इज नॉन फ्रॉड केसेस। सेक्शन 74 दैट इज फ्रॉड केसेस।
ठीक है। इन सब केसेस में प्रोविजनली आपका प्रॉपर्टी दैट इज बैंक अकाउंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये अटैच कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोविजनल अटैचमेंट सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग, देन यू कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस अटैचमेंट विद इन 7 days ऑफ दिस अटैचमेंट। ठीक है, 7 days ऑफ अटैचमेंट में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन के बाद जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से आपका प्रोविजनली रिलीज भी किया जा सकता है। क्लियर है। However, if perishable or hazardous goods are attached, then they should be released immediately if you are paying the tax amount or the market value whichever is lower। ठीक है, ये अगर आप पेमेंट कर जाते हो तो आपको पेरिशेबल गुड्स छोड़ दिया जाएगा। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हो देन ही कैन डिस्पोज ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। ठीक, द प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज द इफेक्ट। ठीक है, प्रोविजनल अटैचमेंट का इफेक्ट ओनली 1 year तक रहेगा। क्लियर है। एंड अगर आप स्पेसिफाइड अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हो देन जो भी गुड्स है वो आपके डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। क्लियर। So this is all with provisional attachment. Now section 75, one section is there, not very important from exam perspective. आपके चार्ट्स में ये नहीं होगा, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो और else you can skip it, very not very important. General principles for determination of tax. General principles for determination of tax. अब ये प्रोविजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे समरी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज पीरियड ऑफ स्टे shall be excluded while computing the period of adjudication under 73 और 74। मतलब अगर आपने स्टे के लिए अप्लाई किया, स्टे का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझना। स्टे मीन्स आप कोर्ट से अपील करते हो कि अगर ये रिकवरी मेरे अगेंस्ट निकला, ठीक है, ये डिमांड अगर आपने मुझसे रिकवर किया, देन इन दैट केस आई विल सफ़र नॉन मॉनेटरी लॉस एज वेल एज मॉनेटरी लॉस। ओके, एंड आई हैव टू प्रूव टू द कोर्ट दैट प्राइमा फेसी दिस दिस केस बिलोंग्स टू मी। ठीक है, मेरे फेवर में है ये केस, ये आपको कोर्ट को प्रूव करना होगा। जब आप कोर्ट को प्रूव करते हो कि ये केस आपके फेवर में है एंड अगर ये ऑर्डर पास किया जाता है देन दैट केस जो भी आपको मॉनेटरी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस कोर्ट कैन गिव यू स्टे ऑर्डर एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी डीम टू बी हॉल्टेड। ठीक है, कोई भी आपके सामने रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता इन द पीरियड ऑफ स्टे। So the period of stay shall be excluded while determining the limit of adjudication or issuance of show cause notice। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74 इज नॉट सस्टेनेबल। आपने सेक्शन 74 में नोटिस इशू कर दिया फ्रॉड केस समझ के, बाद में पता चला कि वो फ्रॉड केस था ही नहीं, देन इन दैट केस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन फ्रॉड केस अंडर सेक्शन 73। ओके, नेक्स्ट इज अगर आपको कोई हायर कोर्ट का डायरेक्शन आता है, ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि आपको बोला गया कि भाई ऑर्डर पास करना है, it is called as direction। So in that case you have to pass order within 2 years from the date of communication of such direction। Clear? That is the lower authorities will be passing final order, final order for the direction issued by the higher authorities। Okay, next is opportunity of being heard shall be granted to a person। opportunity being of being heard मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, सो यू वांट टू पोस्टपोन द हियरिंग, तो इट इज आपको क्या लेना पड़ेगा, एडजर्नमेंट लेना पड़ेगा। एडजर्नमेंट ले सकते हो आप बट नॉट मोर देन 3, 3 ही एडजर्नमेंट आपको मिल सकता है। क्लियर है। अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी इन द एक्सेस ऑफ व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जितना नोटिस में आप लोग डिमांड कर रहे हो उतना ही आप ऑर्डर में इशू कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है। इंटरेस्ट shall be payable even if not mentioned in show cause notice। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर किसी ऑफिसर ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया है शो कॉज नोटिस में, ठीक है, तो क्या आप लोग बच जाओगे? ठीक है, क्या आप लोग बच जाओगे? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू टिल विच इट इज पेड। एंड जब प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू करता है उसको नहीं पता कि आप कब पेमेंट करने वाले हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, सो इंटरेस्ट वुड बी स्टिल पेएबल इफ ही इज नॉट मेंशनिंग इट इन शो कॉज नोटिस, अवर नॉट फॉर पेनल्टी। पेनल्टी अगर उसने नहीं लिखा है तो पेनल्टी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग्स डीम टू बी कंक्लूडेड इफ एडजुडिकेशन ऑर्डर इज नॉट पास विद इन टाइम लिमिट। व्हाट इज द टाइम लिमिट? 73 का केस है तो 3 ईयर्स, 74 का केस है तो 5 ईयर्स। अगर इस टाइम लिमिट में एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने एडजुडिकेशन ऑर्डर पास नहीं किया देन वो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा, इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस। ठीक है, नेक्स्ट
an issue on which decision is given prejudicial to the interest of revenue, an appeal has been filed before higher authority, and the period spent between date of decision of lower authority and date of decision of higher authority should be excluded from calculation of time limit. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए ना एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर खाली स्पेस में. फॉर एग्जांपल आपका कोई केस चालू है, ठीक है, यू आर मिस्टर ए, आपका कोई केस चालू है ऑन द मैटर एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज द मैटर. अब इसी मैटर पे आगे ये यही मैटर पे कोई दूसरे एसएससी के केस में, दैट इज फॉर एग्जांपल बी, मैटर सेम है, ठीक है, अमाउंट वगैरह सब अलग होगा, मैटर इज सेम, मैटर एक्स वाई जेड. ओके, अभी इसमें ना बी जीत चुका है, बी हैज़ ऑलरेडी वॉन दिस केस. ओके, एंड द डिपार्टमेंट हैज़ फाइल्ड अपील, डिपार्टमेंट हैज़ फाइल्ड अपील बिफोर हायर अथॉरिटी, ठीक है, बिफोर हायर अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल बी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जीत चुका है, तो डिपार्टमेंट किधर अपील करेगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में. इफ़ बी जीत चुका है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो डिपार्टमेंट कहाँ अपील करेगा, हाई कोर्ट में. ठीक है, सो जो लोअर अथॉरिटी एंड हायर अथॉरिटी, ये जो डिफरेंस है दैट इज डेट ऑफ डिसीजन ऑफ लोअर अथॉरिटी. एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बी हैज़ वॉन द केस इन अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एंड डिपार्टमेंट हैज़ फाइल्ड अगेंस्ट बी एट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो जो अपीलेट अथॉरिटी जिस दिन ऑर्डर पास की उस दिन से लेकर के जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेम केस में ऑर्डर पास करता है, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम लिमिट टू कंप्लीट एडजुडिकेशन. समझ में आया, क्योंकि मैटर यहाँ पर सेम है. अब अगर ए के मैटर में भी वो आगे जाता है प्रॉपर ऑफिसर, तो इसमें भी हार जाएगा वो, क्लियर है, इसीलिए वो रुका है. वो रुका क्यों है, फाइनल क्या होता है, जो अपेक्स कोर्ट है क्या डिसीजन सुनाता है, इसीलिए द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ केस ए दैट इज पार्टी ए इज वेटिंग. क्लियर है, तो वो जो वेट है, ठीक है, वेट का मतलब क्या होता है, लोअर अथॉरिटी एंड हायर अथॉरिटी के डिसीजंस का गैप इज कॉल्ड एज वेटिंग पीरियड. तो जो वेटिंग पीरियड है, ठीक है, दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड in computation of time limit to complete adjudication. I hope this is clear now. Okay, next is if self-assessed tax determined under section 39 remains unpaid, or any amount of interest payable or on such tax remains unpaid, then the recovery proceedings shall be initiated as per section 79. ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो आप लोग को मालूम था. नेक्स्ट इज वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 और 74, no penalty for the same act shall be imposed on that person under the other provisions of the act. अगर सेक्शन 73 74 का पेनल्टी कोई पर्सन पे कर रहा है, तो कोई अदर प्रोविजंस में वो पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, समझ में. हियर वी कंप्लीट विद द डिमांड एंड रिकवरी. एक बार शॉर्ट में आप लोग को ये पूरा समझा देता हूँ. ठीक है, अ क्विक फायर रिविजन. हु इज़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है, जो शो कॉज नोटिस इशू करती है, जो ऑर्डर इशू करती है, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी. ठीक है, एडजुडिकेशन अथॉरिटी में कौन नहीं आता, सीबीआईसी नहीं आता, रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. नेक्स्ट इज अपीलेट अथॉरिटीज एंड जीएसटी एटी एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी. दिस अथॉरिटीज आर नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. को शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा. ठीक है, कब तक इशू करना है, अगर 73 का केस है तो 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. एंड द एडजुडिकेशन प्रोसेस दैट इज एडजुडिकेशन ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. क्लियर है, अगर सेक्शन 74 का केस है तो 4 years 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है, एंड एडजुडिकेशन कंप्लीट करना है 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अगर सेक्शन 73 का केस है, आपने शो कॉज नोटिस के पहले या तो शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो आपको पेनल्टी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप ऑर्डर के 30 डेज में करते हो या 30 डेज के बाद करते हो, देन यू हैव टू पे पेनल्टी at the rate of 10% of tax or 10,000 whichever is higher. Okay, if it is a case of section 74, then you have to remember 4 numbers, that is 15 25 50 100. If you have paid taxes before issuance of show cause notice, then 15% of tax would be the penalty amount. Okay, if you are paying within
30 days of show cause notice, then 25% of tax would be the penalty. If you are paying within 30 days of the order, within 30 days of issuance of order, then it would be 50% of tax. Then if you are paying after 30 days of order, then 100% of tax amount would be the penalty. Okay, ये जो penalty का provisions है, this is अंडर सेक्शन 73 एंड 74. अगर ये पेनल्टी कोई पे करता है तो किसी भी एक्ट में, ठीक है, मतलब यही एक्ट में किसी अदर प्रोविजंस के अंडर वो पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, सेम एक्ट में कोई दूसरा पेनल प्रोविजंस विल नॉट बी अट्रैक्टेड इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्सेस अंडर दिस, पेइंग पेनल्टीज अंडर दिस सेक्शंस. ओके, नाउ कमिंग टू द सेल्फ असेसमेंट टैक्स. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट किया है आपके टैक्स का, ठीक है, आपने डिक्लेयर किया है कि दिस इज योर लायबिलिटी, then you are bound to pay that tax amount within 30 days of collection. क्लियर है, 30 days of assessment. अगर तो आप 30 days में पेमेंट नहीं करते हो बट शो कॉज नोटिस के पहले पेमेंट करते हो, देन ऑल्सो पेनल्टी विल बी लेविएबल. आप पेनल्टी से छुटकारा नहीं पा सकते ये बोल के कि शो कॉज नोटिस के मैंने पहले पे किया, कि दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू पास show cause to pass adjudication order and to issue show cause notice. If the tax evasion of CGST is less than or equal to rupees 10 lakhs, then superintendent of central tax is the proper authority to issue show cause notice and adjudication order. Clear है. अगर 10 लाख से ज़्यादा है पर up to 1 CR है, then deputy commissioner और assistant commissioner. If more than 1 CR है, ठीक है, then additional commissioner और joint commissioner. Clear है, समझा. ये लोग ऑर्डर पास कर सकते हैं, शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं या तो एंड ऑर्डर पास कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ IGST ये लिमिट्स डबल हो जाएंगी. ठीक है, इफ इट इज अप टू रुपीज 20 lakhs सुपरिटेंडेंट, मोर देन रुपीज 20 lakhs बट अप टू रुपीज 2 CR डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. इफ इट इज मोर देन 2 CR एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 76. वो क्या कहता है, अगर आपने किसी से टैक्स का कलेक्शन किया है, ठीक है, कोई भी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग इट एज अ टैक्स आपने कलेक्ट किया है, तो आपको तुरंत गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करते हो जमा, then proper officer can issue you a show cause notice and he can levy penalty. Clear है. then show cause notice issue करेगा, कभी भी कर सकता है, there is no time limit. okay, and show cause notice issue करने के within 1 year आपको ऑर्डर भी इशू करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर इशू करना पड़ेगा फॉर कलेक्शन ऑफ दैट टैक्स अमाउंट. क्लियर है. इंटरेस्ट लगेगा, जब से उसने कलेक्शन किया तब से वो पेमेंट कर रहा है तब तक का इंटरेस्ट लेवी होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज रॉन्ग कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर आपने IGST कलेक्ट किया पर आपको करना चाहिए था CGST SGST और आपने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को IGST का, देन द प्रोसीजर इज आप IGST का रिफंड क्लेम करो एंड CGST SGST का पेमेंट करो. देयर वुड बी नो इंटरेस्ट लेविड ऑन दिस ट्रांजेक्शन. क्लियर है. सिमिलरली वाइस वर्सा. ओके, नेक्स्ट इज रिकवरी प्रोसीडिंग्स. अगर आपके ऊपर डिमांड नोटिस इशू हो चुका है, ठीक है, डिमांड आपके ऊपर रेस किया है प्रॉपर ऑफिसर ने. क्लियर. डिमांड का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप अपील फाइल करो. ठीक है, 3 months तो अपील का टाइम लिमिट है, आप अपील फाइल कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग अपील एंड यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस ऑल्सो, देन इन दैट केस रिकवरी प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू if you are not paying taxes within 3 months of demand raised. What are the modes of recovery? ठीक है, what are the modes of recovery? Deduction out of any money owing to defaulter. ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर कुछ देना बाकी है, प्रॉपर ऑफिसर कुछ देना बाकी है उस पर्सन को, तो जितना उसको देना बाकी है उसमें से वो काट लेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज वो गुड्स सेल कर सकता है. फिर जो पर्सन इस टैक्सेबल पर्सन को कुछ देना है उसके उधर से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकता है. ठीक है, डिटेंशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है, लैंड रेवेन्यू करके रिकवरी कर सकता है. नेक्स्ट इज मैजिस्ट्रेट जो फाइन लगाता है उस तरीके से रिकवरी कर सकता है. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कर सकता है. देन श्योरिटी के थ्रू भी रिकवरी कर सकता है. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट. नाउ दिस इज ओनली फॉर डिमांड नोटिस. ठीक है, जो डिमांड्स टैक्स अथॉरिटीज इशू करती है उनके लिए ये सिस्टम है. दैट पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स कैन नॉट बी मोर देन 24 इंस्टॉलमेंट्स. क्लियर है. 24 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आप लोग को इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं मिलेगा. व्हाट इज़ द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस केसेस? सेल्फ असेस टैक्स के लिए इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी GST में डिफॉल्टर हो जिसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो चुका है, आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है पिछले साल, ठीक है, देन आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा. एंड इफ़ योर डिमांड इज लेस देन रुपीज़ 25,000 CGST एंड 25,000 SGST, देन
this payment of tax in installment facility is not available to you. क्लियर है? एंड अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करते हो, ओवर ड्यू कर जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा. एंड दिस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विल ऑलवेज अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 at the rate of 18%. Next is provisional attachment. What is the meaning of provisional attachment? Provisional attachment means if a officer thinks he it is in the interest of government, interest of revenue to do so, he can provisionally attach the property, that is bank account or immovable property or movable property of the taxable person. Clear है? अब provisional attachment कब कर सकते हैं? When the proceedings are pending under section 62, 63, 64, 73, 74 and 67. ठीक है? Assessment of non-filers, assessment of unregistered persons, summary assessment, inspection, search, seizure, section 73, non-fraud cases, section 74, fraud cases. इन केसेस में प्रोविजनली अटैच हो सकता है. क्लियर है? ठीक है. प्रोविजनल अटैचमेंट अगर हो गया है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि इट इज़ नॉट प्रॉपर, then you can file an objection within 7 days of this attachment. Okay, and this provisional attachment will be having uh, the effect up to 1 year. Clear है? It will cease to have effect after 1 year. एंड अगर पेरिशेबल गुड्स आपका सीज हुआ है, प्रोविजनली अटैच हुआ है, देन अगर टैक्सेबल पर्सन टैक्स अमाउंट का या तो मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का पेमेंट कर देता है, तो पेरिशेबल गुड्स आपको छोड़ना पड़ेगा. इफ ही इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, देन यू कैन डिस्पोज ऑफ दोज गुड्स. ओके. नेक्स्ट इज सेक्शन 75. 75 सेज दैट अगर स्टे ऑर्डर आपको मिला है, तो जो पीरियड के लिए स्टे ऑर्डर इफेक्टिव है, वो पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम लिमिट टू कंप्लीट एडजुडिकेशन. ओके. नेक्स्ट वन इज अगर सेक्शन 74 में आपने नोटिस इशू किया है फ्रॉड केस में, एंड देन आपको पता चलता है कि वो सेक्शन 74 का केस तो था ही नहीं, सेक्शन 73 का था, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 73 प्रोवाइडेड टाइम लिमिट इज अवेलेबल. नेक्स्ट इज अगर कोई हायर अथॉरिटी आपको डायरेक्शन देता है कि आपको ऑर्डर पास करना है, तो आपको 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. ठीक है, देना ही पड़ेगा आपको टैक्सेबल पर्सन को. नेक्स्ट इज टैक्सेबल पर्सन कैन क्लेम एडजर्नमेंट्स ऑन सफिशिएंट कॉस्ट एंड दैट एडजर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन 3. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड व्हाट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द नोटिस. जितना नोटिस में आपने रिकवरी के लिए डाला है, उतना ही आप रिकवर कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. अगर आपने नोटिस में नहीं लिखा, शोकॉज नोटिस में इंटरेस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं था, देन ऑल्सो इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन. हाउएवर पेनल्टी के केस में ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जो भी केस है उसमें अगर रेवेन्यू के अगेंस्ट कोई डिसीजन पास हुआ है एंड डिपार्टमेंट हैज़ फाइल्ड अपील अगेंस्ट हायर अथॉरिटी. ठीक है, तो जो हायर अथॉरिटी को अपील किया आपने, तब से लेके हायर अथॉरिटी का डिसीजन आता है, तब तक के पीरियड का जो टाइम लिमिट है, दैट विल बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडजुडिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट अगर आप नहीं करते हो, तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 79. ओके. एंड if penalty is imposed under section 73 or 74, no penalty can be imposed under this act for the same offense. Clear? Here we complete with the provisions of demand and recovery under GST. Thank you for your time. I hope you liked that lecture a lot. Thank you so much.